नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने हैं पशुपालन टॉपिक के बारे में, और इसको इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। ये कृषि और पशुपालन से संबंधित एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पार्टिकुलर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो सेशन को पूरा एंजॉय करेंगे, आधे पर से स्किप करके चले नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग व्यूज़ तो आते हैं, जैसे मतलब 100 हो गए, 200 हो गए, 500 व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो इसका स्ट्रीमिंग होता है, मैं आवर में देखता हूँ तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे होता है। मतलब अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं और आधे घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है और 100 लोग देख रहे हैं, तो कम से कम 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे जाने चाहिए, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे जाता है। तो आप लोग पता नहीं क्यों देखते हो, मुझे पता है क्यों नहीं देखते हो। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको पता है कि वीडियो तो अब यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आपको कभी भी फुर्सत मिलेगा तो आप देख लोगे। लेकिन जब आपको फुर्सत मिलेगा, जिस दिन आपको फुर्सत मिलेगा, वो टाइम ऐसा होगा जब ऑलरेडी लगभग 10 से 15 वीडियोज़ अपलोड हो चुके होंगे और उस टाइम पे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। वो समय आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये है वो है। लेकिन जब आप आज से ही वीडियो को कवर किए रहोगे तो उस टाइम पे आपको जस्ट एक बार रिवाइज़ करना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ रहे होगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। पढ़ने की जो भी रणनीति है वो हम रणनीति वाला जो वीडियो आता है उसमें हम चर्चा कर लिया करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पशुपालन चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, देखिए, पशुधन जो इंडिया में कृषक, आपको पता होगा कृषि यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है, एक तरह से समझ सकते हो। जो ज़्यादातर आबादी है वो कृषि पे ही डिपेंड है। तो कृषि और पशुधन दोनों को मिला के लगभग जो है ये आबादी इन क्षेत्रों पर डिपेंड करती है। पशुधन यहाँ पे एक तरह से संपदा मानी जाती है, संसाधन माना जाता है जो कृषि क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए। और पशुधन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको पता होगा मत्स्य पालन हो गया और डेयरी विकास हो गया। अब डेयरी विकास में गौ पालन, भैंस पालन, बहुत सारी जो भी मतलब दूध से संबंधित पशु हैं उनको हम डेयरी पालन के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम इसके डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम 20वीं पशुधन गणना से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि 2017-18 के अंतर्गत पहले तो ये जान लेते हैं कि आबादी कितनी है पूरे भारत में पशुओं की। पूरे भारत में लगभग 53 करोड़ पशु हैं, और अगर इसको मिलियन में दे देगा तो 535.78 मिलियन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही सार में मैंने ये वीडियो बनाया है। सार मतलब संक्षेप में। आपको यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई लग रही हैं ये आपको शायद ना दिखे, तो आप लोग मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ से ही आप नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्टकट यूज़ किया है, बहुत ही शॉर्टकट यूज़ किया है। तो वैसे अगर आप देख के बनाओगे तो शायद आपसे 1-2 गलती भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप समझते चलोगे और फिर नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, लगभग 4 पेज का मेरा नोट्स है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि 1 पेज का नोट्स मैं 1 घंटे का लेता हूँ, तो 4 पेज का नोट्स आप समझ लीजिए कि 3 से 4 घंटे का नोट मैं आपको यहाँ पे आधे घंटे या फिर 40 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी होगा मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग 3 से 4 घंटे का कंटेंट मैं आपको 2 से आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, कंटेंट पे भरोसा रख सकते हो, क्योंकि इससे बाहर कंटेंट जाने वाला नहीं है। जो भी पशुपालन के अंतर्गत मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। बहुत ही निचोड़ के 5-6 जगह से, 5-6 किताबों से, 3-4 वीडियो से मैंने लिए हुए हैं। अगर आप एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से भी सर ने उठाया है, यहाँ से भी सर ने उठाया है। मतलब 5-6 चैप्टर, 5-6 किताबों से, पशुपालन चैप्टर से मैंने कंटेंट लिया है। अब आप इतना समझ लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो सेशन को पूरा एंजॉय करेंगे, और इससे बेस्ट नोट्स फिर शायद आप बना भी नहीं पाओ, तो मैं कहूँगा कि आप यहीं से नोट्स बना लो। ठीक है, देखिए, परसेंटेज जो वृद्धि हुई है पशुओं की, ये 2012 से कैलकुलेट की गई है। इसकी सापेक्ष परसेंटेज वृद्धि अगर देखी जाए तो 4.6% पशु इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे भारत की बात हो रही है, यानी कि 2012 के सापेक्षता में जो 2017 और 18 में गणना हुई थी, पशु गणना हुई थी, उसमें 4.6% पशु बढ़ गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पशुओं की संख्या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि पशुओं की संख्या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर ये पूछता है कि मवेशियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो भी आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में मवेशियों की संख्या और पशुओं की संख्या दोनों में ये राज्य आगे है। अब आप पूछोगे कि सर मवेशी क्या होता है।
देखिए जो पशु आई थिंक पाले जाते हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं, जो जो हमारे दैनिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, उनको हम मवेशी बोलते हैं, यानी कि जो पालतू पशु होते हैं। और जो पशु नॉर्मल पशु होते हैं वो शायद पूरे के पूरे पशुओं में आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे यूपी में मैंने इसको लिखा हुआ है, यूपी में क्या चीज़ें हैं। यूपी में 13.41% संपूर्ण भारत के पशु रहते हैं, यानी कि अगर संपूर्ण भारत में 100 पशु हैं तो यूपी में अकेले 13% इसका अकेले है, ठीक है, यूपी में। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यूपी में टोटल पशु कितना है, यूपी में इतने पशु टोटल हैं, यानी कि 687.15 लाख पशु हैं। ये तो भाई करोड़ों में जा रहा है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। आई थिंक देख लीजिएगा भैया आप लोग इसको, ये तो करोड़ों में जा रहा है फिर तो, ठीक है। डेटा कुछ ऐसे रहने वाला है, जो ये डेसिमल है ये आगे पीछे हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। इसके बाद में ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे समझाना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब करोड़ में पूछेगा तो ये आपका आंसर होगा 53 करोड़, लेकिन कभी कभी अगर मिलियन में दे देगा तो ये 535.78 मिलियन आपका आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगे वहाँ पे आप कैलकुलेशन करने लग जाओ तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो मिलियन में 535.78 मिलियन, और जब नंबर्स में पूछेगा तो ये 53 करोड़ अप्रॉक्स पशु पूरे भारत में रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल भी ना हो। ओके, देखिए पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 14-15 के अंतर्गत, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 14-15 के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन विकास के अंतर्गत गोकुल ग्राम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पशुधन विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ, तो आपका आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई, 2014 से 15 के बीच में। और ये फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसमें गोकुल ग्राम की स्थापना हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन मिल्क का विकास किस संस्था के अंतर्गत हुआ, तो ग्रीन मिल्क का विकास जो है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान मैसूर के अंतर्गत हुआ। ये मैसूर आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो मैसूर में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो मैसूर में है, और इसी के अंतर्गत ग्रीन मिल्क का विकास का जो प्रावधान है वो बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट पहले महाराष्ट्र में इस्टेबल किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था वहाँ पे। महाराष्ट्र में हमारा देश का पहला फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट। अब रोबोटिक डेयरी प्लांट का मतलब यही है कि जो डेयरी प्लांट होगा जो वहाँ पे मशीनरी वगैरह का ज़्यादा यूज होगा, है ना, तो यही हो गया रोबोटिक डेयरी प्लांट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में इस बार मुझे लग रहा है कि आ भी सकता है, टपक सकता है। यह है स्टॉक फार्मिंग। फार्मिंग को देख के लोग कुछ और लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टॉक फार्मिंग का मतलब यहाँ पे होता है पशु प्रजनन। ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा कि स्टॉक फार्मिंग का संबंध किस चीज़ से है, तो खेती करके दे देगा दो एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन देगा पशु प्रजनन। तो आपका आंसर होगा पशु प्रजनन, स्टॉक फार्मिंग। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है टॉपिक, अगला पॉइंट आप बोलोगे। फर्स्ट मिलिट्री डेयरी फार्म कब स्थापित किया गया था, तो फर्स्ट मिलिट्री डेयरी फार्म 1989 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट मिलिट्री डेयरी फार्म 1989 में इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक ऐप है पशु पोषण, ये किसके अंतर्गत लागू किया गया था, किसके अंतर्गत ये ऐप लाया गया था, तो ये ऐप लाया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पशु पोषण ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड लाया है, ठीक है। अगला देखिए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता इंडिया में क्या है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 154 प्रति ग्राम है, और जो होनी चाहिए वो 280 प्रति ग्राम होनी चाहिए। कहने का मतलब है 154 ग्राम प्रति व्यक्ति होनी चाहिए, आई थिंक कुछ ऐसा होगा, और 280 होना चाहिए और 154 है, कुछ ऐसा ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो गर्भावस्था की सारणी है इसको आप चेक कर लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पशु हैं उनको मैंने लिया यहाँ पे। जो गाय का गर्भावस्था काल होता है ये 280 से 285 दिन होता है,
ठीक है, कितना होता है 280 से 285 दिन। बकरी का जो होता है वो 151 दिन होता है और लगभग भेड़ का 150 दिन होता है। तो आप 151 150 मान सकते हो, ठीक है। यानी कि भेड़ और बकरी का गर्भावस्था काल एक ही होता है। भैंस का 300 से 310 दिन होता है, 300 से 310 दिन भैंस का, और 280 से 285 गाय का, और बकरी और भेड़ का जो है 150 दिन, ठीक है, आप बोल सकते हो। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधि। क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी विधि पशुओं की उम्र ज्ञात करने में यूज़ की जाती है। तो 2-3 ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। एक हम करते हैं सींग के छल्ले को देख के, मतलब जो गाय भैंस होती है उनकी जो सींग होती है उनमें छल्ले बने होते हैं, उसको देख के हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि इनकी एज कितनी होगी। नॉर्मली जो सींग में छल्ले होते हैं वो बनने लगभग 3 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मली कितने वर्ष में पशुओं में सींग में छल्ले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 3 वर्ष में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ जो है हम दांत देखकर भी इनकी एज बताते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जब पूछा जाता है कितने एज की है, तो जो किसान होते हैं वो मुंह में हाथ डाल के उसका दांत दिखाते हैं कि हाँ इतने दिन की ये गाय है या भैंस है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये है सींग रोधन में कौन सी छड़ यूज़ की जाती है। तो कास्टिक छड़ यूज़ की जाती है, ध्यान दीजिएगा। सींग रोधन में कास्टिक छड़ का यूज़ किया जाता है। और पशु बधिया में, यानी कि जो उनकी नसबंदी होती है उसको वार्डिजो कैस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, उसमें वार्डिजो कैस्ट्रेटर पशु बधिया में यूज़ करते हैं, और कास्टिक छड़ सींग रोधन में यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें शायद आपको बहुत सारी बुक्स में ना मिले, क्योंकि मैंने एक बुक्स का लिया ही नहीं है, कम से कम 3-4 बुक्स से लिया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ का वहाँ का सब मिला के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। आगे देखते हैं। अगला जो मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कि पशुओं में जो छल्ला बनना स्टार्ट होता है उसके सींग में, वो कितने टाइम पर स्टार्ट होता है। तो 3 साल की अवस्था में उनका जो छल्ला बनना स्टार्ट हो जाता है उनके सींग में। अगला है क्यारियाँ बनाने का सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है। क्यारियाँ बनाने का सबसे उपयुक्त यंत्र जो है ये है रिज मेकर यंत्र। रिज मेकर यंत्र जो है क्यारियाँ बनाने का सबसे उपयुक्त यंत्र है, रिज मेकर यंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है गाय भैंस बकरी कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। इनमें 32 होती है। अब मैं ये डाउट में था कि इनको मिला के 32 होती है या फिर पर्टिकुलर की 32 होती है। ध्यान दीजिएगा, आई थिंक एक की 32 होती होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। अब या फिर ऐसे हो सकता है कि इन सबका मिला के 32 दे दे, ये मैं थोड़ा डाउट में था। गाय भैंस भेड़ बकरी की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता है पशुओं के बारे में फ़िलहाल, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने यहाँ पे लिखना उचित समझा, ओके। अब देखिए, अगर सिंगल पूछेगा कि गाय में कितनी संख्या होती है तो 32 ऐसे लिख सकते हो। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ये आप लोग समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है। और जब अगर ये सबका मिला के दिया हुआ है तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से जब आप भाग देंगे तो यानी कि गाय में 8 होती है। गाय में दांतों की संख्या कितनी होती है, 8, कुछ ऐसा बन सकता है या तो, है ना। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन बन सकता है ये है पशुओं के प्रमुख रोग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है। पशुओं के प्रमुख रोग, ठीक है। देखिए खुरपका और मुँह पका ये जो है वायरस के थ्रू होता है, और ये सभी पालतू पशुओं में पाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। आप समझ लीजिए कि ये खुरपका और मुँह पका किससे होता है, तो वायरस से होता है। किसमें पाया जाता है, तो सभी पशुओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला जो है ये है गल घोटनी, ये जीवाणु से होता है, और गाय भैंस में ये मेनली पाया जाता है। गल घोटनी किससे होता है, जीवाणु से होता है, और ये गाय भैंस में मेनली पाया जाता है। इसके बाद में है थनैला रोग, थन में आई थिंक ये रोग होता होगा, और ये भी जीवाणु से होता है और सभी पालतू पशुओं में पाया जाता है। इसके बाद में है अफारा रोग, अफारा रोग जीवाणु से होता है, सभी पशुओं में पाया जाता है। अफारा रोग जो है दूषित आहार से होता है और जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, आई थिंक बंदर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग पाया जाता है। इसके बाद में है जॉन रोग, जॉन रोग अगेन जीवाणु से होता है, जॉन रोग अगेन जीवाणु से होता है, और गाय भैंस बकरी भेड़ में पाया जाता है। सारणी को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। खुरपका मुँह पका वायरस से होता है, सभी पालतू पशुओं में पाया जाता है। गल घोटनी जीवाणु से होता है, थनैला रोग जीवाणु से होता है, अफारा रोग दूषित आहार से होता है, जॉन रोग जीवाणु से होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बन सकता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। ये है पोकनी करके लिखा हुआ है,
ये गाय भैंस और सूअर में होता है। इसके बाद में गिल्टी रोग भी होता है, ये भी गाय भैंस और सूअर में पाया जाता है। शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनिए। गिल्टी रोग गाय भैंस सूअर में, पोकनी रोग गाय भैंस सूअर में, एक होता है लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार गाय और भैंस में पाया जाता है। इसके बाद में निमोनिया होता है, निमोनिया जो है गाय भैंस और बकरी में पाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा का मतलब ये चीज़ यहाँ पे भी जाएगी, गाय भैंस और ये बकरी इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया निमोनिया का। और ये जो मिल्क फीचर रोग होता है ये मेनली गाय में पाया जाता है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। मिल्क फीचर रोग किस पशु में पाया जाता है, तो गाय में पाया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिर्फ एक पशु में है, तो यहाँ से ये पूछ सकता है। बाकी ये सभी कॉमन है, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। पोकनी है, गिल्टी रोग है, लंगड़ा बुखार है और निमोनिया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये पशुओं से प्रमुख जो रोग हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है 1 नंबर का, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप लोग इसको देखते चलना, ठीक। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए उसको मैंने वन लाइनर में लिख रखा है। ये है राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसके बाद में आपका है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पे है, ये है जबलपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। पौध संरक्षण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खरपतवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, ये है जबलपुर में, मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में है दूध से दही जो बनने का प्रोसेस होता है वो किण्वन के माध्यम से होता है, और दूध का पाश्चुरीकरण जो होता है, इसमें जो गर्म करते हैं दूध को, वो 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको ठंडा करते हैं बाद में। दूध के पाश्चुरीकरण में दूध को कितने टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तो 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और गर्म करके फिर ठंडा करते हैं। ध्यान देना 62 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 62 डिग्री नहीं, 62 अगर केल्विन दे देगा और 62 डिग्री सेल्सियस दे देगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में 62 केल्विन पे मार के चले आओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूध से दही जो है किण्वन से बनता है। अगला है, देखिए अगला है दूध में जो चीनी होती है, वो जो प्राकृतिक चीनी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो लैक्टोज होता है। और जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज ये आपके साइंस पोर्शन में जीएस में पूछ सकता है। लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, और दूध में जो चीनी होती है वो लैक्टोज की बनी होती है, लैक्टोज उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टोन्ड दूध। टोन्ड दूध एसएनएफ यानी कि सॉलिड नॉट फैट, ठीक है। टोन्ड दूध में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, टोन्ड दूध में एसएनएफ की मात्रा पूछ सकता है आपको। एसएनएफ का फुल फॉर्म जो है ये होता है सॉलिड नॉट फैट, तो ये होता है 8.5%, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रेशम का जो कीट होता है उसका जो लार्वा होता है वो उसको क्या बोलते हैं, या लार्वा के बाद में अगला स्टेप क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। देख लीजिएगा इसका लार्वा के बाद में क्या बनता है इसको, या फिर लार्वा को क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ लिख के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कैटरपिलर। ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या था उसमें ऑप्शन में, आई थिंक कुछ ऐसा ऑप्शन में दिया था कि सारे के सारे बच्चे उस पर मार के चले आएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। पंपूस ऐसे कुछ लिखा था, कुक्कुट ऐसे कुछ लिखा था उसमें, तो सारे के सारे बच्चे लगभग उसी को मार के आएंगे 100%। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रेशम का लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला जो टॉपिक लिया है, अगला जो पॉइंट है, ये है आपका यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आपका यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति जो है लखनऊ में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ में यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति स्थापित की गई थी। जनपद में कितने पॉलीक्लिनिक नहीं है, जनपद निम्नलिखित में से कौन से जनपद में पॉलीक्लिनिक नहीं है। वैसे पॉलीक्लिनिक 3 जगह पे है, मुजफ्फराबाद में है और आगे आएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ पे, मुजफ्फराबाद करके ऐसे, ठीक है। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, चलिए ठीक है। आप लोग ये जान लीजिए कि हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है पॉलीक्लिनिक नहीं है, यानी कि झांसी में नहीं है, तो आपका मुजफ्फराबाद में है, लखनऊ में है और एक डी यहाँ पे दिया होगा गोरखपुर में है। यानी कि 3 जगह पे आपका पॉलीक्लिनिक है और झांसी में आपका पॉलीक्लिनिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आज देश में प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज देश में प्रमुख
केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? तो 7 पशु प्रजनन केंद्र हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सोचते हो कि यार सर तो बार बार ये बोलते हैं। भाई जितना यहाँ पे मैंने लिया है मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें, जब बार बार कहूँगा कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो शायद आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो देश में कितने प्रमुख प्रजनन केंद्र हैं? 7 प्रमुख प्रजनन केंद्र हैं, ठीक है, जो कि केंद्रीय हैं, सरकारी हैं। अगला देखिए, जो पशुओं का जो क्या बोलते हैं उसको कैटेगरी होती है, मतलब कौन सी पशु कहाँ की होती है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए गाय को पहले हम देखते हैं। पंजाबी, साहिवाल और लाल सिंधी जो गाय होती है पंजाब में पाई जाती है। साहिवाल और लाल सिंधी, साहिवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और लाल सिंधी जो गाय होती है ये पंजाब प्रांत में पाई जाती है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। इसके बाद में एक होता है द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल आपका हरियाणा में मिलता है, ये गाय का नस्ल है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गाय का नस्ल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भैंस का नस्ल है। तो यहाँ पे आपको सारी नस्लें याद करनी है, अदरवाइज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द्विकाजी नस्ल, इसको आप बकरी पे मार के चले आओगे, है ना, साहिवाल को आप भैंस पे मार के चले आओगे, तो इसलिए आपको नस्लों को याद करना ज़रूरी है। यानी कि जब मैं नस्ल की बात करूँगा तो आपको सारे नस्ल आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो द्विकाजी नस्ल है ये हरियाणा प्रांत में पाई जाती है, गाय की नस्ल है, ठीक है। इसके बाद में गुजरात में आपका कांकरेज नस्ल पाई जाती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द्विकाजी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन कांकरेज मैं बोल रहा हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कांकरेज नस्ल कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। और ये थार पाकर जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग मिस्टेक मत कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने थार पाकर के बगल में क्रॉस लगाया हुआ है, और ये थार पाकर सीधे गया है राजस्थान पे, यानी कि थार पाकर जो है राजस्थान में पाया जाता है, और कांकरेज जो है ये गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। एक गाय होती है फिजीशियन गाय, ये विदेशी गाय है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है, तो फिजीशियन दे देगा, द्विकाजी दे देगा, साहिवाल दे देगा। तो ऐसे आपको लगाना है कि हाँ फिजीशियन विदेशी नस्ल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जिस तरह से क्वेश्चन बनता है मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में कौन सी नस्ल पाई जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश में जर्सी पाई जाती है। जर्सी कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्ल है, ध्यान दीजिएगा। जर्सी कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। और उत्तर प्रदेश में जर्सी नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे आप एरो देख रहे होंगे उठता हुआ, तो ये बता रहा है कि जर्सी नस्ल जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में आपका खेरीगढ़ है, ठीक है, खेरीगढ़ भी नस्ल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में मंगातिरी है, और इसके बाद में अमृतमही है। ये सारी की सारी नस्लें उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये नस्लें आपको तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट हो या मस्ट है आपको याद होना, क्योंकि ये से रिलेट करता है डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से। तो जर्सी, खेरीगढ़, मंगातिरी, अमृतमही, ये सारी की सारी नस्लें कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, गाय की नस्लें हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, ये गरनसी पे इंपॉर्टेंट बनता है। गरनसी किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है, और ये एक विदेशी नस्ल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्रांस से बिलोंग करती है तो ये विदेशी नस्ल हो गई, ठीक। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं भैंस की। भैंस गांव में क्या होता है, जब कोई मंदबुद्धि हो तो उसको भैंस बोलते हैं, भैंस कहीं के, है ना। चलिए देखिए भैंस पे क्या है। भैंस में जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है ये है मुर्रा भैंस। सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। मुर्रा भैंस कहाँ से आती है, बिलोंग करती है? ये हरियाणा से बिलोंग करती है। और भैंसों में जितनी भी नस्लें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है ये है मुर्रा भैंस। इसके बाद में जो अगला भैंस पाई जाती है ये है गुजरात में। गुजरात में जाफराबादी, मेहसाना और सूरती भैंस पाई जाती है। जाफराबादी, मेहसाना और सूरती भैंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये जाफराबादी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सूरती ना सुना हो, मेहसाना ना सुना हो, लेकिन जाफराबादी भैंस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये जो मेहसाना भैंस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेहसाना भैंस की जो सींग होती है कुछ इस तरह से होती है, हंसुए की आकार की होती है, ठीक है। तो ये हंसुए की आकार की होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस भैंस की सींग हंसुए की आकार की होती है? तो ये होगा आपका मेहसाना भैंस। इसके बाद में जो नागपुरी भैंस होती है, नागपुरी भैंस होती है तो उसकी सींग कुछ ऐसे होती है, ऐसे सीधे ऐसे होती है, ठीक है। और उसका जो मैंने बताया था हंसुए वाला वो कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बनाया ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको।
तो ये नागपुरी का जो है ये हंसिए की सींग जैसी होती है। देखिए नागपुरी का ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है एरो, और ये जो मेहसाना है ये हंसिए की सींग जैसी होती है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी हंसुआ बोल देते हैं इसको, हंसिया हंसुआ जो भी आप बोल दो, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में है अगला नस्ल। अच्छा, एक नस्ल और फेमस है भदावरी। ये भदावरी अपना यूपी में ही पाई जाती है, तो मैं भूल ही जा रहा था। भदावरी नस्ल भी भैंस की नस्ल है। ओके, तो हमने भैंस की नस्लों को देख लिया है। एक है मुर्रा, दूसरा है भदावरी जो कि यूपी में पाई जाती है, और गुजरात में जाफराबादी, मेहसाना, सुरती नस्ल पाई जाती है, और नागपुरी जो कि इस आकार की होती है सींग, और ये जो मेहसाना होती है ये हंसिए की आकार की होती है, ठीक है। अब हम आते हैं बकरी पे। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, आपको आराम से पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। देखिए, बकरी को वैसे गरीबों की गाय भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। गरीबों की गाय किस पशु को बोला जाता है, तो बकरी को बोला जाता है। और जमुना पारी जो नस्ल है ये यूपी में पाया जाता है, इटावा में मेनली पाया जाता है। इटावा ज़िले में यूपी में पाया जाता है जमुना पारी नस्ल। और बर्बरी नस्ल एक होती है, तो बर्बरी भी इटावा में ही मिलती है। सॉरी, बर्बरी जो है यूपी में मिलती है, बाकी आप जमुना पारी को इटावा से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला नस्ल जो है ये है बीतल। बीतल नस्ल पंजाब में पाया जाता है, और कश्मीर से एक नस्ल मिलता है, इसको बोलते हैं पश्मीना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पश्मीना नस्ल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, तो कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। और कश्मीर में अंगोरा नस्ल भी पाया जाता है, और पश्मीना नस्ल से जो है हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे ऊन तो भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ ये जो बकरी होती है ये काफ़ी मोटी खाल होती है इसकी, इसमें रोए आते हैं, तो वहाँ से भी हम ऊन निकाल लेते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किस बकरी से हम ऊन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, तो पश्मीना जो कि ऊन निकालता है इससे, और कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बकरी का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। भाई पशुपालन तो ये भेड़ बकरी गाय भैंस यही सब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन जब बनेगा तो आदमी यहाँ से छोड़ के चला गया इजी समझ के। देखिए अगला टॉपिक जो है ये है भेड़। भेड़ का जो नस्ल है ये है भाकरवाल और गुरेजे। गुरेजे करके एक नस्ल है, और एक है भाकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसके बाद में एक लोही भेड़ होती है। लोही भेड़ सर्वाधिक दूध देती है, ध्यान दीजिएगा। लोही भेड़ सर्वाधिक दूध देती है और हरियाणा में पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है, भाकरवाल और गुरेजे, ठीक है। भेड़ों की नस्ल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला जो है ये है नेल्लोरी। नेल्लोरी जो नस्ल है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। नेल्लोरी भेड़ की नस्ल है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। इसके बाद में सर्वाधिक जो ऊन हम प्राप्त करते हैं ये है मैरिनो नस्ल से, ठीक है। सर्वाधिक ऊन हम किस नस्ल से प्राप्त करते हैं, तो ये हम मैरिनो नस्ल से प्राप्त करते हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो भेड़ों में सर्वाधिक ऊन हम मैरिनो नस्ल से प्राप्त करते हैं, और ये स्पेन से बिलोंग करता है, ठीक। इसके बाद में भेड़ों में आप देख लीजिए, भेड़ों में राजस्थान में भारवाड़ी पाई जाती है और बीकानेरी पाई जाती है। भारवाड़ी और बीकानेरी जो नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाती है, और यूपी में जालौनी, बुलंदशहर एरिया में जालौनी नस्ल पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये भेड़ वाला जो नस्ल है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, याद कर लीजिए। भाकरवाल जो है ये गुरेजे, भाकरवाल और गुरेजे जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में लोही भेड़ सर्वाधिक दूध देने वाली, यूपी में जालौनी बुलंदशहर में पाई जाने वाली, राजस्थान में भारवाड़ी और बीकानेरी, और इसके बाद में नेल्लोरी जो है ये एमएच यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में, मैरिनो जो कि स्पेन से बिलोंग करती है, सर्वाधिक ऊन देती है, ठीक है। तो ये आपको भेड़ में इतना कवर करना होगा, मस्ट है। मत्स्य पालन ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पशुपालन के अंतर्गत ये भी आता है। मत्स्य पालन, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कभी कभी पूछ लेता है आपको कि मत्स्य पालन के लिए कितने मीटर पानी ज़रूरी है, गहराई, मतलब कितने गहराई में हम मत्स्य पालन कर सकते हैं, तो ये 1 मीटर पानी गहरा होना चाहिए। दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, शायद आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता हो, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो शायद आपको नॉइज़ सुनाई पड़े, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि वीडियो सेशन मैं यहाँ पे बंद नहीं कर सकता हूँ, बहुत टाइम बाद वीडियो सेशन, ये मैंने नोट्स काफ़ी दिन पहले कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज बना पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, इन्वायरमेंट मुझे देखना पड़ता है कि वीडियो सेशन में कब बनाऊँ। बाकी और कोई बात नहीं है, वीडियो सेशन लाने में दिक्कत नहीं है, वीडियो सेशन बनाने में दिक्कत है ना। देखिए मत्स्य पालन जो है ये देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा भी सांस ले लूँ।
मत्स्य पालन उत्पाद जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पे भारत का है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, फिर से बता रहा हूँ आपको। भारत जो है पूरे विश्व में सेकंड स्थान पे आता है और चीन फर्स्ट स्थान पे आता है मछली पालने में और उत्पादन करने में। देखिए, चीन फर्स्ट स्थान पे इसलिए आता है क्योंकि ये चीन जो है ना, ये दूसरे के समुद्री एरिया में घुस के अपने जो आधुनिक मशीन है इसके ना, उससे मछली पकड़ता है। मतलब ये ज़बरदस्ती दूसरे के एरिया में आ जाएगा, जैसे हिंद महासागर में आ जाएगा। इसके बाद में जो दक्षिणी चीन प्रशांत महासागर है, जहाँ पे कई देशों का कब्जा आपस में बोलते हैं वो लोग, वहाँ पे भी पहुँच जाएगा, ज़बरदस्ती जाएगा। इतनी हैवी मशीन है इसके पास कि जाता है, जस्ट 1 घंटे के अंदर सारा का सारा जो मछली का एरिया होता है उसको छान लेता है। और जब तक वो लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक ये वहाँ से निकल लेता है। तो मतलब इस तरह से जब ये मछली पकड़ता है, इसलिए नंबर 1 पे है। और हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, आगे देखिए, स्वादिष्ट जो मछली होती है, भाई वैसे मैं खाता तो नहीं हूँ, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे स्वादिष्ट मछली जो है रोहू होती है। अगर आप लोग खाते होंगे तो ज़रूर बताइए भाई स्वाद कैसा होता है इसका। फिलहाल आगे देखते हैं। उत्पादन जो होता है ये कतला मछली का इंडिया में ज़्यादा होता है उत्पादन, और जो सबसे ज़्यादा राज्य जो मछली उत्पादन में अग्रणी है ये है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन बन सकता है, मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। और उत्पादन में कतला मछली ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित की जाती है, और झींगा मछली जो है ये निर्यात ज़्यादा की जाती है। ठीक है, कौन सी मछली ज़्यादा निर्यात की जाती है? तो झींगा मछली। कौन सी मछली स्वादिष्ट होती है? तो रोहू मछली। कौन सी मछली ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो कतला मछली। मछली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो पश्चिम बंगाल। समुद्री मछली में कौन सा उत्पादन राज्य आगे है? तो गुजरात। इतना क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है मछली से संबंधित। समुद्री मछली कौन सा उत्पादन राज्य आगे है? तो गुजरात। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगला है खुरैरा संचार बनना। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? रक्त संचार बनाना। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, ये मैंने एक सर पढ़ा रहे थे उनका देखा था। देखिए, वो एक ऐसे यंत्र होता है ना, उसमें ऐसे से बना होता है। तो ये क्या होता है, इससे पशुओं को हम खुजलाते हैं, उनके बॉडी पे ऐसे से रगड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं रगड़ते हैं कि उनको अच्छा लगे या फिर उनकी खुजली मिटाते हैं, ये रक्त संचार बनाता है। तो क्वेश्चन दे देगा क्यों रगड़ते हैं। नंबर 1 खुजली करना होता है, नंबर 2 रक्त संचार के लिए, नंबर 3 ऐसे करके ऑप्शन आपको देगा। तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये होगा रक्त संचार बनाना। ये यंत्र कौन सा होता है? खुरैरा यंत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, यूपी में पशु चिकित्सालय कितने हैं? यूपी में लगभग 2200 पशु चिकित्सालय हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, राज्य दुग्ध परिषद निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी। अगला है, यूपी में गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1955 में, यानी कि 1955 में ही लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, यूपी पशु सर्वांगीण विकास या फिर पशुपालन विभाग। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 2 चीज़ें दे सकता है, या तो पशुपालन विभाग दे देगा या फिर यूपी पशु सर्वांगीण विकास करके दे देगा। इन दोनों की स्थापना 1984 में, यानी कि 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन स्थान में यूपी फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, सारे राज्यों में भारत में यूपी फर्स्ट स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में। ठीक, इसके बाद में पशु टीका उत्पादन के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पशु टीका उत्पादन के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, वर्तमान में कितने राजकीय गो सदन हैं? 8 राजकीय गो सदन हैं। ध्यान दीजिएगा, गो सदन से संबंधित क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि योगी जी की सरकार है, इनका फोकस गाय वगैरह पे ज़्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, वर्तमान में कितने राजकीय गो सदन हैं? तो 8 राजकीय गो सदन हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन कब हुआ? 1962, यानी कि 1962 में हुआ। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का जो गठन हुआ है ये 1962 में हुआ था, और नोएडा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके बाद में कुक्कुट पालन किसके अंतर्गत आता है? यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे। कुक्कुट पालन किसके अंतर्गत आता है? तो ये कुक्कुट पालन जो है अभी यूपी सरकार ने इसको कृषि के अंतर्गत रखा हुआ है। पशुपालन में मार के मत चले आना, ठीक है। ये कृषि के अंतर्गत आता है कुक्कुट पालन। कुक्कुट क्या होता है? वो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, उनका पालन। ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो गांव में आजकल चीज़ें चल रही हैं,
मुर्गी फार्म वगैरह जो खुल रहे हैं ना, यही बोलते हैं कुक्कुट पालन। ये कृषि के अंतर्गत आता है, पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है दुग्ध विकास परिषद से संबंधित योजनाएं। कुछ योजनाएं हमने यहाँ पे लिख रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा योजनाओं पे हम डीप में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम योजनाओं का अलग से लेक्चर चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, तो सारी की सारी योजनाएं गो सेवा या फिर जो भी योजनाएं हैं वहाँ पे हम कवर करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने बस इंपॉर्टेंट योजनाएं ली है, आप लोग देख लीजिए। जो पहला योजना है ये देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुग्ध विकास परिषद से संबंधित योजना। यूपी में कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ये मैंने पहले भी करा दिया है। दुग्ध विकास परिषद 1976 में स्थापित हुआ था। इसके बाद में है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है जिससे वर्गीज कुरियन संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन इससे संबंधित हैं। 1970-71 में ये स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको दुग्ध क्रांति बोलते हैं, ठीक है। ये 1970 में स्टार्ट हुआ था और 1996 में ख़त्म जाके हो गया था, ठीक है। 1996 तक जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया था। तो दुग्ध क्रांति के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड आता है। 1970 में स्टार्ट हुआ था और 3 जिला में प्रथम तरीके से स्टार्ट हुआ था, वाराणसी, मेरठ, बलिया। यानी कि ऑपरेशन फ्लड मेनली पहले किस जिला में स्टार्ट किया था? प्रमुख 3 जिले कौन से थे? तो वाराणसी है, मेरठ है और बलिया है। इंपॉर्टेंट 3 जिले आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो गाय वगैरह का दूध वगैरह का उत्पादन होता है उसमें हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है उसको हम 1.5 लाख रुपए का इनाम देते हैं। जो सेकंड पे आता है उसको 1 लाख का, जो थर्ड पे आता है उसको 50,000 का। ये कुछ और बोला जा सकता है इसको जो मैंने बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दूध निकालता है उसको हम ज़्यादा प्राइस देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला योजना है ये है कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत जो है ये आप देखिए यहाँ पे इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है दुधारू पशुओं की डेयरी को इस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब जो 100 पशुओं से जो 100 गायों या फिर भैंसों को इकट्ठा करके डेयरी चलाएगा, या फिर 50 पशुओं को इकट्ठा करके चलाएगा, या फिर 25 पशुओं को इकट्ठा करके चलाएगा, उसी बेसिस पे हम इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। 5 वर्ष के अंतर्गत इनको भरना होता है, पेमेंट करना होता है, और 12% वार्षिक के तौर पर हमको लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये कामधेनु डेयरी योजना कुछ खास नहीं लगा मुझे। 12% वार्षिक आपको लोन ब्याज देना पड़ रहा है, 5 वर्ष के अंतर्गत आपको पेमेंट करना है, तो कुछ खास नहीं लगा मुझे फिलहाल ये योजना। आगे देखिए, यूपी और देश का प्रथम नियमित दूध संघ। यूपी और देश का प्रथम नियमित दूध संघ कब स्थापित हुआ और कहाँ पे स्थापित हुआ? तो ये 1938 में स्थापित हुआ, लखनऊ में स्थापित हुआ, ठीक है। इसके बाद में महिला डेयरी योजना की स्थापना कब हुई? 1996 से 97 के बीच में स्थापित हुई थी। 1996 में ही वो जो वर्गीज कुरियन का ऑपरेशन फ्लड वाला था, श्वेत क्रांति वाला मैटर था, वो खत्म हो गया था। 1970 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। महिला डेयरी योजना की स्थापना कब हुई? 1996 में ही महिला डेयरी की योजना की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अंबेडकर गांव जो आप सुनते होंगे, अंबेडकर गांव जहाँ पे SC ST ज़्यादा रहते हैं, तो उस गांव में इस योजना को बनाया गया था। वहाँ के जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको फ़ायदा कराने के लिए। तो अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अंबेडकर गांव में SC ST को प्रॉफिट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीक्लिनिक जनपद कहाँ कहाँ पे? ये है गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में, लखनऊ में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं इसको भी आप लोगों ने याद करने की कोशिश की होगी। आपको उम्मीद करता हूँ कि याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलना और उम्मीद करता हूँ कि नोट्स आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पर संपन्न करता हूँ। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।